फिल्म के हीरो डेविड को एक लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन कुछ टोपी वाले आदमी आते हैं और कहते हैं कि ये प्यार व्यार छोड़ो और वो करो जो प्लान का हिस्सा है। इन टोपी वाले आदमियों का काम लोगों से उनकी किस्मत में लिखे हुए के मुताबिक काम करवाना है। और असल लड़ाई तब शुरू होती है जब डेविड अपनी किस्मत के लिखे हुए को चैलेंज कर देता है। द एडजस्टमेंट ब्यूरो। डेविड नॉरिस एक यंग पॉलिटिशियन है जो न्यूयॉर्क से अमेरिकन सेनेट का इलेक्शन लड़ रहा है। इलेक्शंस की रात अपनी हार की स्पीच देने से पहले वो मर्दों के वॉशरूम में जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात अनएक्सपेक्टेडली एलिस सेल से हो जाती है, जो होटल के ऊपर वाले फ्लोर पर शादी में घुसने के बाद सिक्योरिटी से बचने के लिए छुप रही होती है। वो मुलाकात में एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं। एलिस इंडिपेंडेंट, स्ट्रांग और ब्रेव होती है। वो हंसी मजाक में डेविड को अपनी स्पीच में सच बोलने का मशवरा देती है। उसकी बातें डेविड पर गहरा असर करती हैं। डेविड उससे उसका कॉन्टैक्ट नंबर मांगता है, लेकिन एलिस के पीछे सिक्योरिटी लगी होती है, इसलिए वो उसे अपना नंबर दिए बगैर ही वहां से भाग जाती है। जब डेविड स्टेज पर जाता है तो वो लिखी हुई स्पीच को छोड़कर दिल की बात करता है और बताता है कि वो क्यों हारा और पॉलिटिक्स में क्या गलत है। उसकी सच्चाई से भरपूर स्पीच वायरल हो जाती है और लोगों का ट्रस्ट जीत लेती है। अगली सुबह डेविड ऑफिस जा रहा होता है। हैरी नाम का एक आदमी सुबह बेंच पर बैठा होता है। उसे उसका सीनियर आकर कहता है, तुमने डेविड पर सुबह 7 बजे कॉफी गिरानी है ताकि वो सुबह 7 बजे बस ना पकड़ सके और लेट हो जाए। मगर हैरी बेंच पर सो जाता है और अपना काम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से डेविड वही बस पकड़ लेता है जिसे उसे प्लान के मुताबिक मिस करना था। हैरी इस बस को रोकने के लिए उसके पीछे भागता है और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ हैरी के पास एक डायरी होती है जिस पर अजीब सा लाइफ मैप चल रहा होता है। इस पर डेविड की लोकेशन आ रही होती है। बस पर डेविड एक बार फिर एलिस से मिलता है। वो इस बस में सो रही होती है। डेविड उसके साथ जाकर बैठ जाता है। उसकी आंख खुलती है तो वो डेविड से मिलकर बहुत खुश होती है। उनकी दोबारा मुलाकात उतनी ही इमोशनल होती है जितनी उनकी पहली मुलाकात। एलिस उसे अपना फोन नंबर लिख कर देती है। डेविड ऑफिस पहुंचता है तो उसके सारे कोवर्कर्स जमे हुए खड़े होते हैं, जैसे वक्त थम गया हो। कुछ टोपी वाले लोग कुछ फोर्सेस के आदमियों के साथ उनके इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, जो नीली रोशनी वाले इंस्ट्रूमेंट से उनके दिमाग को स्कैन कर रहे होते हैं। डेविड घबरा कर भागने की कोशिश करता है, मगर इन एजेंट्स के पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं। वो किसी भी जगह से दरवाज़ा खोलकर सामने आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। जब उसे होश आता है तो वो एक खाली गैराज में होता है और कुर्सी से बंधा हुआ होता है। यहाँ एजेंट रिचर्डसन मौजूद होता है, जो उसे बताता है कि वो एडजस्टमेंट ब्यूरो के लोग हैं। वो इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि जो कुछ लोगों की फेट में लिखा हुआ है, वो उसी प्लान के मुताबिक चले। अगर लोग उस रास्ते से हटने की कोशिश करते हैं तो वो उन्हें रीसेट कर देते हैं। रिचर्डसन उसे बताता है कि एलिस से दोबारा मिलना उसकी फेट में नहीं था और ये दूसरी मुलाकात सिर्फ इस वजह से हुई क्योंकि हैरी ने कॉफी नहीं गिराई। अब वो एलिस से दोबारा कभी ना मिले और ना ही एडजस्टमेंट ब्यूरो का किसी को बताए। अगर उसने ऐसा किया तो वो उसकी मेमोरी मिटा देंगे। फिर रिचर्डसन उसके सामने वो पर्ची जला देता है जिस पर एलिस का फोन नंबर लिखा होता है। डेविड को छोड़ दिया जाता है और उसे उस गैराज के एक दरवाजे से बाहर फेंकते हैं, लेकिन इस दरवाजे से सीधा वो चार्ली के केबिन में गिरता है। वहीं चार्ली आ जाता है। वो फौरन उठकर दरवाजा खोलता है तो वहां कोई गैराज नहीं होता, बल्कि एक मीटिंग रूम होता है। वो चार्ली को बताता है कि उसने एलिस का नंबर खो दिया है, मगर डेविड एलिस को भूल नहीं पाता। वो अगले 3 साल तक रोज उसी बस में ट्रैवल करता है कि शायद कहीं वो दोबारा एलिस से मिल जाए। एक दिन वो उसी बस पर ऑफिस जा रहा होता है कि एलिस को सड़क पर चलते हुए देख लेता है। वो उसके पीछे भागता है और उससे मुलाकात करता है। एलिस उससे मिलकर हैरान भी होती है और नाराज भी, क्योंकि वो समझती है कि डेविड ने उसे इग्नोर किया। डेविड उसे सच नहीं बताता और कहता है कि उसने नंबर खो दिया था। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद वो अपना रिश्ता दोबारा शुरू करते हैं। एडजस्टमेंट ब्यूरो फौरन उन्हें रोकने के लिए मूवमेंट शुरू कर देते हैं। अब रिचर्डसन खुद इंटरफेयर करता है। एलिस एक बैले डांसर होती है और वो डेविड को अपना रिहर्सल देने के लिए जगह बुलाती है और एक ड्रेस देकर जाती है। रिचर्डसन डेविड को समझाने की कोशिश करता है। डेविड उससे रोकने की वजह पूछता है, लेकिन रिचर्ड के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। वो उसे ओपन चैलेंज देते हुए टैक्सी पकड़ना शुरू कर देता है, लेकिन इन टोपी वाले लोगों के पास कुछ स्पेशल पावर्स भी हैं। वो किसी टैक्सी को रुकने नहीं देता। एक टैक्सी रुकती है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। डेविड भी जानता है कि रिचर्ड ये सब उसे रोकने के लिए कर रहा है। फिर वो एलिस के रिहर्सल की जगह बदल देते हैं। एलिस को मैसेज मिलता है तो वो परेशान होती है। डेविड भी हार नहीं मानता। वो अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके पता करता है कि एलिस की रिहर्सल किस जगह है और रिहर्सल के वक्त पहुंच जाता है। एलिस डांस करती हुई बहुत खूबसूरत लग रही होती है। रिचर्ड उसे यहाँ भी वार्न करने की कोशिश करता है, लेकिन डेविड उसे इग्नोर करता है। वो एलिस के साथ क्लब जाता है और वो दोनों साथ रहना शुरू कर देते हैं। एलिस को उसका एक्स बॉयफ्रेंड एड्रियन कॉल्स करना शुरू कर देता है।
डेविड अपना फ़ोन चलाता हुआ एक दरवाजे से एंटर होता है, लेकिन वो उसी खाली गैराज में पहुंच जाता है जहां एडजस्टमेंट ब्यूरो के लोग उसे पहली दफ़ा मिले थे। वो वहां घंटों अकेला बैठा रहता है। फिर वहां थॉमसन नाम का सीनियर ऑफिसर आता है। वो डेविड को बताता है कि प्लान के मुताबिक चलना बहुत ज़रूरी है। अगर प्लान के मुताबिक ना चले तो सब बिगड़ जाएगा। वो उसे बताता है कि प्लान पर चलना क्यों ज़रूरी है और उसके लिए कुछ आर्ग्यूमेंट्स देता है। वो बताता है कि फ्री विल के क्या नुकसान हो सकते हैं और कहता है कि हमने तुम्हें फ्री विल देने की कोशिश की जब रोमन एम्पायर पीक पर था। हम तकरीबन 5 सेंचुरीज के लिए पीछे हट गए और तुमने हमें 5 सेंचुरीज के अंधेरे दौर यानी डार्क एजेस दी। तो हमने फैसला किया कि दोबारा इंटरफेरेंस करें। हमने तुम्हें एनलाइटनमेंट, रेनेसांस और साइंटिफिक रेवोल्यूशन दिया। 600 साल तक हमने तुम्हें ये सिखाया कि तुम अपने इमोशंस को अकल के ज़रिए काबू में रखो। फिर 1910 में हमने एक बार फिर पीछे हटने का फैसला किया और सिर्फ 50 साल के अंदर तुमने हमें वर्ल्ड वॉर 1, इकोनॉमिक डिप्रेशन, फाशिज्म, हॉलोकॉस्ट और आखिर में वर्ल्ड वॉर 2 दे दी। यानी वो सारी बुरी चीज़ों का मलबा इंसानों पर डाल देता है और सारी अच्छी चीज़ों का क्रेडिट खुद ले लेता है। जैसे इंसानों में सिर्फ इमोशंस और एग्रेशन ही हों और रैशनैलिटी बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती। डेविड पर उसके लेक्चर का कोई असर नहीं होता और वो एलिस का डांस देखने चला जाता है। थॉमस यहाँ भी उसके पीछे आ जाता है और बताता है कि एलिस एक बहुत बड़ी कोरियोग्राफर बनेगी और तुम प्रेसिडेंट। लेकिन अगर वो उसका पीछा नहीं छोड़ता तो एलिस की फेट बर्बाद हो जाएगी। वो एक मामूली ज़िंदगी गुज़ारेगी, उसकी ज़िंदगी मिज़रेबल होगी और इसका ज़िम्मेदार डेविड होगा। वो डेविड को वार्न करने के लिए हल्का-सा एक इशारा करता है और एलिस डांस करते हुए गिर जाती है और दोबारा खड़ी ही नहीं हो पाती। वो जाते हुए बता देता है कि उसे मोच आई है, ये बताने के लिए कि अगर वो पीछे नहीं हटता तो एलिस को नुकसान होगा। ब्यूरो चाहे तो और भी सख्त फैसले कर सकता है। ज़िंदगियों के रास्ते मुकम्मल तौर पर तबाह किए जा सकते हैं। हॉस्पिटल में थॉमसन फिर डेविड को उसे छोड़ने का कह रहा होता है, तो डेविड गुस्से में उसे मुक्का मार देता है और थॉमसन कहता है, तुम जब एलिस के साथ होगे तो तुम ऐसे ही बनोगे, एग्रेसिव, और तुम कभी प्रेसिडेंट नहीं बन पाओगे। उसकी फेट में एड्रियन लिखा है। डेविड एलिस के पास जाता है, उसे मोच आई होती है। वो उसे कहता है कि वो बस अभी वापस आ रहा है, लेकिन एलिस हॉस्पिटल में उसका इंतजार करती ही रहती है और वो वापस नहीं आता। वक्त गुजरता है, एलिस अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती है और अपने फेलो डांसर एड्रियन से एंगेजमेंट कर लेती है। एक दिन वो न्यूज़पेपर में एलिस की शादी की खबर देखता है। हैरी ब्यूरो के कामों पर क्वेश्चन करना शुरू कर देता है। रिचर्ड उसे बताता है कि डेविड और एलिस का मिलना पिछले प्लान में शामिल था, तो ये तुम्हारी गलती नहीं है। इनका बार-बार मिलना पिछले प्लान के आफ्टर इफेक्ट्स की वजह से है। फिर प्लान चेंज हो गया। हैरी प्लान को दोबारा बदलने का सोचता है। वो डेविड से सीक्रेटली मिलता है और उसे बताता है कि प्लान बदल भी सकता है। वो उसकी मदद करना चाहता है। हैरी बताता है कि हम लोग जज्बाती होकर कोई काम नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे कोई इमोशंस नहीं है। हमारी फेट भी लिखी जा चुकी है। वो उसे एजेंट्स के खास जादुई दरवाजों से तेजी से निकलने के रास्ते समझाता है। दरवाजों को खोलने के लिए उसे हैरी की टोपी की जरूरत है। वो उसे अपनी टोपी दे देता है। उसे एलिस के लिए एडजस्टमेंट ब्यूरो के चेयरमैन तक पहुंचना है ताकि वो उसे प्लान बदलने के लिए मना सके। एलिस की शादी के दिन डेविड फिर से उसे कोर्ट रूम के वॉशरूम में मिलता है। एलिस को पूरी सच्चाई बताता है, ब्यूरो, चेयरमैन, प्लान और वो क्यों उसकी जिंदगी से दूर हो गया था। एलिस को यकीन नहीं आता और वो कहती है, तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है। तुम मुझे हॉस्पिटल में छोड़कर चले गए। वहाँ ब्यूरो का एक आदमी आता है, डेविड उसे मुक्का मारता है और एलिस को समझाता है कि वो हमें मिलने से रोकना चाहते हैं। वो उसका हाथ पकड़कर दरवाजे से निकलता है तो वो सीधा स्टेडियम पहुंच जाते हैं। फिर नीला दरवाजा खोलकर एक ओपन पब्लिक स्पेस में, यहाँ से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, और फिर ब्यूरो के ऑफिस से दौड़ते हुए ब्यूरो की छत पर पहुंच जाते हैं। ब्यूरो के एजेंट्स उनके पीछे भाग रहे होते हैं। छत पर उन्हें कोई चेयरमैन नहीं मिलता और उन्हें वहां से भागने का कोई रास्ता भी नहीं मिलता। वो दोनों समझ जाते हैं कि वो यहाँ से बच नहीं सकते और वो हर अंजाम के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब मुड़कर देखते हैं तो वहाँ कोई एजेंट नहीं होता। वहाँ हैरी आकर उसे बताता है कि चेयरमैन ने प्लान बदल दिया है। अब वो दोनों एक हो सकते हैं। फ्री विल फेट के साथ मुमकिन नहीं है। ये एक गिफ्ट है जो उन्हें मिलता है जो अपनी तकदीर से लड़ जाते हैं। इस फिल्म को हमें ये क्रेडिट देना पड़ेगा कि इसने सदियों पुराने फेट और फ्री विल जैसे डिलेमा को एक बार फिर से एक नए तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की है। ये कोशिश कामयाब हुई या नाकाम, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं।